प्रेगनेंसी में जब पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो बहुत ही खुशी का माहौल घर में बन जाता है। और फिर 1-2 हफ्ते बाद जब स्पॉटिंग होती है या ब्लीडिंग शुरू होती है तो पूरा माहौल स्ट्रेस में तब्दील हो जाता है। ये क्यों हुआ? ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और क्या मैंने ऐसा किया जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग आज मुझे हो रही है? तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहली तिमाही में ब्लीडिंग के कारण बताने वाली हूँ। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं अंत में आपको बताने वाली हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इस ब्लीडिंग से आप विचलित ना हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु जिंदल, जिंदल हॉस्पिटल मेरठ से। मैं एक आईवीएफ एक्सपर्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। और मुझे आपको बताते बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे सेंटर में 7,500 बच्चों ने वेरियस टेक्निक्स ऑफ इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ से आज तक जन्म लिया है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसको बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है और यह इन्फॉर्मेशन आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ऐसा देखा गया है कि 20 to 25% पेशेंट्स में पहली तिमाही में ब्लीडिंग हो सकती है और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण इसका ब्लीडिंग का होता है अबॉर्शन। जब भी ब्लीडिंग होती है तो आपके मन में एक डर बैठता है कि शायद आप ये प्रेगनेंसी को खो देंगी। बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि फॉर्चुनेटली ओनली 10 to 15% ऑफ प्रेगनेंसीज अबॉर्ट करती हैं। बाकी 80 to 85% प्रेगनेंसीज ठीक ठाक चलती रहती हैं। तो अगर ये अबॉर्ट भी कर जाती है प्रेगनेंसी तो इसका ये मतलब है कि कुदरती रूप से बच्चे में कोई ना कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग शुरू हुई है। तो आप इसे कुदरत का नियम ही माने क्योंकि कुदरत नहीं चाहती कि एबनॉर्मल बच्चे इस धरती पे पैदा हों। इसलिए वो शुरुआत में ही जो बच्चे एबनॉर्मल हैं, जिनमें म्यूटेशंस हैं, कोई जेनेटिक डिफेक्ट है एम्ब्रियो में, उसको अबॉर्ट कर देती हैं। दूसरा कारण प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स प्रेगनेंसी यूट्रस की निस्बत ट्यूब्स में पनपनी शुरू हो जाती है और ट्यूब बहुत ही डेलिकेट होती हैं। तो कुछ समय तक प्रेगनेंसी बढ़ेगी और उसके बाद ट्यूब फट जाती है या रप्चर कर जाती है, जिसे रप्चर्ड एक्टोपिक कहा जाता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी शुरुआत में ब्लीडिंग ही होती है। दिन चढ़ जाते हैं और थोड़ी बहुत स्पॉटिंग यूट्रस की लाइनिंग से आनी शुरू हो जाती है, परंतु अल्ट्रासाउंड में एकदम से पता लग जाता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में है या यूट्रस के बाहर है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण ब्लीडिंग का है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन मीन्स जब भ्रूण तैयार होता है और यूट्रस की लाइनिंग जो होती है यानी कि एंडोमेट्रियम में बिल्कुल एक जैसे हम बीज रखते हैं सॉइल में और वो बीज प्रस्फुटित होकर प्लांट बनता है, इसी तरह से जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस की लाइनिंग में जाके धंसना शुरू होता है और जो माँ की ब्लड वेसल्स उसको ब्लड सप्लाई देना शुरू करती हैं वो खुलनी शुरू हो जाती हैं। तो एक भ्रूण एक्चुअली बहुत सारी ब्लड वेसल से सराउंडेड होता है और इनमें से कोई एक कोशिका ब्लीड करनी शुरू हो जाती है और इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। यूजुअली ये उसी समय होती है जब आप अपने पीरियड्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो कभी कभार पेशेंट ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद मेरे पीरियड्स आ गए, बट हाँ, ये पीरियड से फर्क होती है क्योंकि ये बहुत ही लाइट ब्लीडिंग होती है और ये कुछ चंद घंटों के लिए या मे बी एक दिन के लिए रहती है और ये अपने आप ठीक हो जाती है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग का कारण हो सकती है। चौथा इंपॉर्टेंट कारण है सबकोरियोनिक ब्लीडिंग, यानी कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी इम्प्लांट होती है और माँ की कोशिकाएं एकदम उसको चारों तरफ से घेर लेती है, प्लेसेंटा बन रहा होता है, तो कभी कभार ब्लीडिंग प्लेसेंटा और मदर की जो यूट्राइन सरफेस है उसके बीच में ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको कहते हैं सबकोरियोनिक हेमरेज। ये कभी कभी काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है
और कभी-कभी बहुत ही कम होती है। और जितनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी उतना ही अबॉर्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। तो ऐसे में अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना और एडमिट होना भी पड़ सकता है आपको इस सबकोरियोनिक हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए। ऐसा देखा गया है कि 4 से 6 हफ्ते में ये सबकोरियोनिक हेमरेज रिजॉल्व हो जाती है। और हाँ, जब ये ब्लीडिंग होती है तो पेट में क्रैम्प्स, कमर में दर्द, फीलिंग ऑफ नोजिया यानी कि वॉमिटिंग की फीलिंग भी हो सकती है। पांचवा कारण है कि अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसीज है तो फिर ब्लीडिंग की आशंका भी ज़्यादा होती है। और हाँ, आईवीएफ प्रेगनेंसीज में भी मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी की संभावना ज़्यादा होती है। वो इसलिए क्योंकि आईवीएफ प्रेगनेंसीज बहुत ही हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं। पेशेंट्स को यूट्रस से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम पहले रही होती है, जैसे कि यूट्रस में इन्फेक्शंस, पॉलिप या कोई फाइब्रॉइड, जो आगे चलकर भी ब्लीडिंग का सबब बन सकता है। तो आईवीएफ प्रेगनेंसीज में ब्लीडिंग की संभावना ज़्यादा होती है। सिक्स्थ कारण थोड़ा रेयर है, कम देखने को मिलता है, बट जिसे कहते हैं सर्वाइकल पॉलिप, यानी कि जो यूट्रस की माउथ है, सर्विक्स है, उस पे गांठ अगर बन जाए, जिसे पॉलिप हम मेडिकल भाषा में कहते हैं, तब भी बहुत ब्लीडिंग का सबब बन जाता है। 2 से 5% केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, सो इट्स क्वाइट रेयर। इससे मुझे एक इंसिडेंस याद आता है कि एक पेशेंट मेरी क्लिनिक में आई जिसको पहले 3 अबॉर्शंस हो चुके थे। पेशेंट बहुत ही व्यथित थी क्योंकि कोई भी उसको प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। और जब मैंने उसको एग्जामिन किया तो ऐसे देखने में लगा कि सब कुछ ठीक ही लग रहा है, बट जैसे ही इंटरनल एग्जामिनेशन किया, जिसको हम परस्पेकुलम एग्जामिनेशन कहते हैं, तो देखा कि एक बहुत बड़ा पॉलिप उसके यूट्रस के माउथ से बाहर निकल के बिल्कुल लटका सा हुआ था। एंड दैट वाज द रीज़न वो बार बार इसी वजह से अबॉर्ट करे चले जा रही थी, क्योंकि यूट्रस का माउथ ढीला हो गया था, पॉलिप में इन्फेक्शन हो जाता था और बार बार बच्चेदानी का मुंह टाइम से पहले खुल जाता था। तो हमने वो पूरा रिपेयर किया, उसको पॉलिप को निकाला लेज़र द्वारा, एंड फिर उसने प्रेगनेंसी कंसीव की। और क्योंकि यूट्रस की जो माउथ था वो बहुत ढीला था, तो हमने थर्ड मंथ में उसको एक स्टिच लगा के, जिसको सर्वाइकल स्टिच या मैकडॉनल्ड स्टिच कहते हैं, उसको लगाया गया और ये प्रेगनेंसी पूरी फुल टर्म तक गई। हाँ, और देखा गया है कि अगर यूट्रस के माउथ पे आपको सर्वाइकल इरोजन या जख्म है और अगर प्रेगनेंसी से पहले आपने उसका निवारण नहीं किया है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो कई बार प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का सबब बन सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड सप्लाई 3 गुना बढ़ जाता है। तो जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाता है और कई बार वो ब्लीड कर सकता है। 7वां कारण है कि अगर कोई भी आपको एक्सीडेंट हो जाए आपका, या आपको सीधे पेट पे चोट लग जाती है, और यहाँ तक कि इंटरकोर्स के बाद, संभोग के बाद भी कई बार ब्लीडिंग हो सकती है। ये स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनको पहले अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, जिनकी ऑलरेडी यूट्रस का माउथ सॉफ्ट है, या जिनको कुछ ना कुछ कमी है वहाँ पर, तो उनको भी ऐसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग 20 से 25% पेशेंट्स में देखी जाती है, और इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लीडिंग हुई और अबॉर्शन हो गया, क्योंकि ओनली 10 to 15% केसेस में अबॉर्शन की स्थिति बनती है। बाकी कॉजेज जो हैं ब्लीडिंग के, हमने जैसे जाना, उनको ठीक किया जा सकता है। उनको आपको डॉक्टर से संपर्क करें, आप डॉक्टर उसका निवारण आपके लिए कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके लिए कैसे इन्वेस्टिगेट हम करते हैं और इसे कैसे ट्रीट किया जाता है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।